हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा साइंस वर्ल्ड। तो इसके पहले हम बात कर चुके हैं वही स्त्राव ग्रंथियों की, अर्थात वो ग्रंथियां जो एंजाइम स्त्रावित करती है, जो नलिका युक्त होती है। ठीक है, कौन कौन सी थी हम सबकी बात कर चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अर्थात अंतःस्त्रावी ग्रंथियों की। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां क्या होती है, क्या कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंतःस्त्रावी ग्रंथियों की। आप जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा धीरे धीरे से। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अंतःस्त्रावी ग्रंथियां होती क्या है। तो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां डक्टलेस होती है, अर्थात इनमें कोई नलिका नहीं पाई जाती। डक्टलेस ग्रंथियों में कोई नलिकाएं नहीं पाई जाती। उसके बाद में जनक कौन था इनका, थॉमस एडिसन, अर्थात एंडोक्राइनोलॉजी का जनक किसको माना जाता है, थॉमस एडिसन को कहा जाता है। उसके बाद में बेलिस स्टार्लिन ने सबसे पहले जो हार्मोन खोजा था वो सिक्रेटिन था। तो सबसे पहले खोजे गए हार्मोन का नाम क्या है, सिक्रेटिन। किसने खोजा था, बेलिस स्टार्लिन ने। सबसे पहले क्या खोजा था, सिक्रेटिन हार्मोन। उसके बाद में ये क्या करती है, ये एंजाइम स्त्रावित करती है, नहीं सॉरी, हार्मोन क्या स्त्रावित करती है, हार्मोन स्त्रावित करती है। ठीक है, तो एंजाइम कौन स्त्रावित करता है, एंजाइम कौन स्त्रावित करता है, कमेंट प्लीज, कमेंट कमेंट। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं बाह्य स्त्रावी ग्रंथि क्या करती है, एंजाइम का स्त्रवण करती है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस मतलब जैसे मान लीजिए अपना शरीर है, ये अपना शरीर है, ये इंसान का शरीर है। ठीक है, तो यहाँ 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 कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, हम नंबर वाइज सबका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है हाइपोथैलेमस की। भाई हाइपोथैलेमस होता क्या है, तो ठीक है, तो हाइपोथैलेमस की बात करते हैं अपन। इसको यहाँ से हटा देते हैं एक मिनट। अब देखिए हाइपोथैलेमस क्या है, फोर ब्रेन। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा मानव मस्तिष्क है, इसके तीन भाग होते हैं। पश्च मस्तिष्क, इसको क्या बोलते हैं, पश्च मस्तिष्क को क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन का ही एक भाग क्या है, हाइपोथैलेमस है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइपोथैलेमस की। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं हाइपोथैलेमस की, क्योंकि मानव शरीर में मानव मस्तिष्क में अर्थात कपाल खोपड़ी में तीन ग्रंथियां पाई जाती है। कौन कौन सी, हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी की हम आगे तीनों की सबकी बात करते चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। तो हमारे ब्रेन के तीन भाग होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो ये फोर ब्रेन का एक, फोर ब्रेन में क्या होती है, हाइपोथैलेमस होती है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इसको आप यहाँ लिख सकते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर क्यों कहा जाता है। तो मास्टर ग्लैंड कौन होती है, मास्टर ग्लैंड कौन होती है, मास्टर ग्लैंड होती है पिट्यूटरी। लेकिन ये सीधा पिट्यूटरी को ही क्या करती है, नियंत्रण करती है। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि पिट्यूटरी क्या करती है, जो जितनी भी ग्लैंड्स हमारे शरीर में सबके ऊपर नियंत्रण रखती है। अर्थात जैसे आप ये मान लीजिए कि एक सेना है, उस सेना का कमांडर कौन है, सेना का कमांडर किसको कहेंगे हम, पिट्यूटरी ग्लैंड को। लेकिन उस कमांडर के ऊपर भी एक मेजर बैठा हुआ है, वो कौन है, वो कौन है, हाइपोथैलेमस है। ठीक है, तो वो कौन है, हाइपोथैलेमस है, हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। हमारे मास्टर ऑफ मास्टर अर्थात सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम कौन करती है, हाइपोथैलेमस करती है। इससे नर्वस हार्मोन स्रावित होता है। ये क्या है, सभी सभी जो है ग्रंथियां हमारे से अंतःस्रावी ग्रंथियां सभी से क्या जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं पीनियल ग्लैंड की। तो ये तो हो गए हाइपोथैलेमस। अब देखिए हाइपोथैलेमस को हम मस्तिष्क के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे इसको अच्छे से समझाया जा सकेगा। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज हो, उसका एक जगह होती है कि उसको वहीं पे पढ़ा जाए। आप यहाँ पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे, वहां पढ़ोगे वहां और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप, हम इसको मस्तिष्क के साथ में पढ़ेंगे। तो आप अभी आपको इतना सा जानना है, इसके लिए आवश्यक है। आगे बात करते हैं पीनियल ग्लैंड की। तो पीनियल ग्लैंड क्या करती है, ये क्या करती है, दो चीजें, दो चीजों का स्त्रवण करती है, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। अब देखिए मेलाटोनिन क्या करती है, रात के समय हमारी जो त्वचा होता है, त्वचा जो होती है उसके रंग को क्या कर देती है, हल्का काला कर देती है। ठीक है, ये मेलाटोनिन का काम हो गया। लेकिन सेरोटोनिन का काम क्या है, सेरोटोनिन अधिकतर, पीनियल ग्लैंड क्या है, पीनियल ग्लैंड बच्चों में अधिक सक्रिय होती है, बच्चों में अधिक सक्रिय होती है। तो जो
सेरोटोनिन होता है। ये क्या करता है, सोने अर्थात सोने को ज्यादा उत्प्रेरित करता है। लेकिन कब उत्प्रेरित करेगा, जब जब तक प्रकाश आंखों में पड़ता रहेगा तब तक ये क्या करेगा, ये कहता है कि जब तक प्रकाश आंखों में आएगा तब तक मैं कोई क्रिया नहीं करूंगा, अर्थात कम क्रिया करूंगा। तो आप जब तक लाइट, जैसे आप नाइट को सोने वाले हैं, आप जब तक लाइट बंद नहीं करते हैं तो आपको नींद कम आती है। उसका क्या कारण है, यही है, सेरोटोनिन। क्यों है, क्योंकि इसका कहना है कि जब तक लाइट में जब तक फोकस पड़ता रहेगा मेरे ऊपर तब तक मैं काम नहीं करने वाला। तो आप लाइट बंद कीजिएगा, आप देखिए बच्चों में ये अधिक सक्रिय होती है। क्या कारण है, बच्चे जल्दी सो जाते हैं, थोड़ा सा थपथपाया उसमें बच्चे सो जाते हैं। अपनी उम्र में भी थोड़ी नींद आ जाती है, लेकिन आप जो घर में बड़े बूढ़े हों, जैसे कि 70-75 साल के जो लोग हैं उनसे पूछिएगा, उनको नींद कम आती है। क्या कारण है, पीनल ग्लैंड ठीक से काम नहीं करती है अब, क्योंकि वो क्या होती है, कम सक्रिय हो जाती है। तो ये बच्चों में अधिक, अब देखिए ये दो तीन चीजों को नियंत्रित करती है। जो महिलाओं में मासिक चक्र होता है, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको बोलते हैं, उसको भी नियंत्रित करती है पीनियल ग्लैंड। तो ये इसके काम है। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की, अवटु ग्रंथि जिसको बोला जाता है, हिंदी में थाई तो इंग्लिश में थायराइड ग्लैंड। तो देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। हम इसके पहले वाली वीडियो में बहिस्रावी ग्रंथियों में बात कर चुके हैं कि यकृत ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लेकिन वो कैसी थी, बहिस्रावी ग्रंथि थी। ये थायराइड कैसी है, थायराइड कैसी है, अवटु ग्रंथि कैसी है, अंतःस्रावी में सबसे बड़ी ग्रंथि है। अंतःस्रावी में सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन, अवटु ग्रंथि। ठीक है, तो अंतःस्रावी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, थायराइड ग्लैंड। तो सबसे बड़ी ग्रंथि हो गई। ये क्या करती है, बीपी को कंट्रोल कंट्रोल करती है। बीपी अर्थात ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है, थायराइड ग्रंथि। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। थायरोक्सिन किसका बना होता है, थायरोसिन और आयोडीन को मिक्स करके क्या बना होता है, थायरोक्सिन बना होता है। अब इनकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो घेंगा घोंगा गोइटर, इसमें गला फूल जाता है, ये होता है। और क्रिटिनिज्म, ये क्या होता है, इसको अपन याद रखें क्रिटिसिज्म से। ये किसमें होता है, बच्चों में होता है। किसमें होता है, ये बच्चों में होता है। तो अब देखिए इसके साथ ही एक ग्लैंड और पाई जाती है, और पाई जाती है पैराथायराइड, पैराथायरॉइड। ये पैराथायराइड क्या करती है, पैराथायराइड ये अलग से ग्लैंड है, अपन इसको 4 नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, जैसे मान लीजिए आपका गला है, ठीक है, ये आपका गला है और ये आपकी श्वास नली है। तो ये 4 होती है, दो तो थायराइड 2 आगे होगी, ये आपको इनको तो आप आगे मान लीजिए, और ये 2 पीछे होंगी पैराथायराइड, अर्थात ये संख्या में कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, तो इनकी हम बात करते हैं आगे, इतने आप इसको उतारिए, बाकी की हम बात आगे करते हैं। इसके पहले हम बात कर चुके थायराइड की अगली ग्रंथि अपनी पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड क्या होती है, पीयूष ग्रंथि। सबसे पहले यहाँ पीयूष ग्रंथि क्यों लिखा गया है, पीयूष पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि संख्या में 4 होती है, जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है उसी के 4 कोनों पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये पैराथायराइड ग्रंथि हो गई। देखिए एकमात्र ऐसी ग्रंथि है ये जो पीयूष ग्रंथि की बात नहीं मानते, अर्थात इसके इसके ऊपर पीयूष ग्रंथि का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर पीयूष ग्रंथि का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसके ऊपर पीयूष ग्रंथि का कोई कंट्रोल नहीं होता, तो वो कौन सी ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्लैंड होती है। तो पैराथार्मोन पैराथार्मोन हार्मोन का स्त्रवण करती है, या पैराथायरोक्सिन कर दो इसको आप, पैराथायरोक्सिन भी बोल सकते हैं आप इसको। तो पैराथायरोक्सिन का स्त्रवण करती है, तो ये हमारे शरीर में जो हमारे ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को क्या करती है, नियंत्रण करती है। पैराथायरोक्सिन कर सकते हैं आप इसको यहाँ पे। पैराथायरोक्सिन भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या करती है, एकमात्र ऐसी ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं होती है। दूसरा पैराथायरोक्सिन, उसके बाद में कैल्शियम और फास्फोरस को हमारे ब्लड में नियंत्रित रखती है। ठीक है, उसके बाद अगली आती है ग्रंथि थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, थाइमस ग्लैंड हमारे वक्षगुहा में अर्थात छाती में पाई जाती है। भाई वक्षगुहा कौन सा भाग होता है, पेट के ऊपर वाला भाग, डायफ्राम के ऊपर वाला भाग कौन सा होता है, वक्षगुहा होता है। नीचे वाला भाग उदर गुहा होता है, तो वक्षगुहा में पाई जाती है कौन सी, थाइमस ग्रंथि वक्षगुहा में पाई जाती है। तो प्रोटीन और लिम्फोसाइट दोनों को
बराबर रखती है। अब देखिए इसका क्या है, ये छोटे बच्चों में अधिक सक्रिय होती है। जो थाइमस ग्रंथि है, थाइमस ग्लैंड जो है छोटे बच्चों में अधिक सक्रिय होती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे कहीं भी खेलते रहते हैं, कुछ भी उठा के मुंह में रख लेते हैं। लिम्फोसाइट क्या है? लिम्फोसाइट हमारी प्रतिरक्षा को मजबूत करते हैं ये, ठीक है। तो ये छोटे बच्चों में अधिक सक्रिय होती है। जब छोटे बच्चे कहीं भी खेलते हैं, कुछ भी मुंह में रख लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, तो तो क्या अब देखिए आप ये मार कर ले लीजिए, इसके ऊपर कितने सूक्ष्म जीव होंगे हमें नहीं पता, ठीक है, हमें नहीं पता इसके ऊपर कितने सूक्ष्म जीव होंगे। तो बच्चा कुछ भी चीज को मुंह में रख लेता है, तो उसकी तबीयत खराब कम होती है लेकिन कम होती है। उसका कारण कौन है? लिम्फोसाइट। उसके बाद में क्या होता है, मान लीजिए बच्चा खेलने निकल गया, है ना, बच्चा खेलने चला जाता है बहुत सी बार, घर से बाहर कहीं निकल गया, शाम तक नहीं आया, तो उसको भूख नहीं लगती, क्या घर वाले बोलते हैं ना खाना खा ले, लेकिन क्या होता है इसमें लगातार प्रोटीन का निर्माण होता रहता है थाइमस ग्रंथि की वजह से, तो क्या होता है उसको भूख नहीं लगती। अधिकतर ये हमारे शरीर में 15 वर्ष तक अच्छे से काम करती है, उसके बाद में ये काम कम करना कम कर देती है, धीरे धीरे कम कर देती है। इससे जो स्त्रवण होता है हार्मोन, वो है थाइमोसिन हार्मोन, जो पेप्टाइड नामक उससे बनता है। और देखिए अब ये हमारे शरीर में क्या करती है, एंटीबॉडी और रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है। क्या करती है? एंटीबॉडी और रोग प्रतिरोधक क्षमता। भाई रोग जो रोग कारक आएंगे उनसे लड़ता कौन है? एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी बनाएगी तभी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी। तो ये क्या काम करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है। उसके बाद में थाइमोसिन, इससे स्त्रवण होता है। उसके बाद में आती है एड्रिनल ग्लैंड, अर्थात अधिवक्र ग्रंथि। कहाँ पाई जाती है? हमने देखा था जब हमने उत्सर्जन तंत्र पढ़ा था, तो उसके ऊपर दोनों किडनी के ऊपर ग्रंथियां पाई जाती है। उनको क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि, अर्थात एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्रंथि से क्या होता है? एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनलिन हार्मोन स्त्रवित होता है। क्या होता है? एड्रिनलिन हार्मोन स्त्रवित होता है, और ये इमरजेंसी में काम करता है। अब इमरजेंसी कैसी भैया? यह हार्मोन संकट कालीन परिस्थितियों में सामना करने हैं तो अपने मानव शरीर को तैयार करता है। अब संकटकालीन परिस्थितियां कैसी हो गई? संकटकालीन परिस्थितियों में मानव शरीर को तैयार करता है। जैसे मान लो कोई आपसे लड़ने आ गया, कोई आपको मार रहा है, कोई आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, ये कौन निर्धारित करता है? एड्रिनलिन निर्धारित करता है, ठीक है। उसके बाद में इमरजेंसी, अर्थात एक साथ अब आप जैसे मान लो आप बैठे हैं, कौन आपको खींच के झापट मार दे, उसको प्रत्युत्तर देना है ना आपको, तो क्या करेगा? इमरजेंसी में एक साथ काम कौन करता है? एड्रिनलिन करता है। जैसे मान लीजिए आप चुपचाप बैठे हैं, तो अगर थप्पड़ खींच देता है आपको, ठीक है, फिर क्या कौन काम करेगा? एड्रिनलिन। अगर रुक मैं बताऊं देखो, अभी मैं टांग तोड़ देता हूँ, मैं खींच देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, ऐसे करता है। तो हमें हमारे गुस्से वगैरह में सबसे ज्यादा कौन आता है? यही आता है। तो जैसे मान लीजिए अब ये जैसे जब भी ये हार्मोन सक्रिय होता है, एड्रिनलिन हार्मोन जब सक्रिय होता है, तो क्या होगा? इसके कारण हमारी जो हृदय दर है अर्थात स्पंदन दर है वो बढ़ जाएगी, श्वसन दर बढ़ जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखें लाल पीली हो जाएगी। तो ये सब कारण किसके हैं? ये सब इसकी वजह से होता है, एड्रिनलिन की वजह से। इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है, अर्थात लड़ो उड़ो और लड़ो हार्मोन भी इसको कहा जाता है। ये बीपी को बढ़ा देता है। अब ये सारी चीजें हो गई, आपकी आंखें लाल हो गई, आपके रोंगटे खड़े हो गए, आपकी श्वसन दर खराब हो गई, आपकी स्पंदन दर खराब हो गई, किसकी वजह से? एड्रिनलिन की वजह से। अब इसको कंट्रोल कौन करता है? अब वापस इसको कौन लाएगा? नॉन नॉर एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन। ये क्या करता है? ये हमारे श्वसन दर को, हृदय दर को वापस क्या कर देता है? सामान्य कर देता है, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद में आती है अपने गोनाड ग्लैंड, अर्थात जनन ग्रंथि भी इसको कहा जाता है, गोनाड ग्लैंड या जनन ग्रंथि। आगे आपके एड्रिनलिन समझ में। अब आगे चलते हैं गोनाड ग्लैंड। गोनाड ग्लैंड क्या होती है? जनन ग्रंथि होती है। तो हमारे शरीर में जनन हार्मोन भी जरूरी है ना, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये क्या करते हैं? जनन हार्मोन स्टेरॉइड उत्पन्न करते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, स्टेरॉइड लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, जबकि जितने भी हार्मोन है सब किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। जितने भी हार्मोन है शरीर में, पूरी बॉडी में जितने भी हार्मोन होते हैं किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। जबकि जनन हार्मोन जितने भी हमारे किसके बने होते हैं? स्टेरॉइड के बने होते हैं। स्टेरॉइड के बने होते हैं। देखिए अब जनन हार्मोन कहाँ कहाँ रिलीज होंगे? भाई फीमेल में एक अलग स्थान पे होंगे, अलग होंगे हार्मोन, और मेल में अलग होंगे।
तो मेल में क्या होता है, मेल में टेस्टोस्टेरोन होता है। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो ये क्या करता है, हमारे जनन में सहायता करता है। उसके बाद में ये टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अधिक हो मतलब जब कभी अधिक हो जाती है टॉयलेट में से बदबू आने लग जाती है। अब आपने देखा होगा जब कुत्ता कुत्ता क्या करता है, कुत्ता गाड़ी पे टॉयलेट कर देता है ना, वो वहां पे अपने उसके बदबू छोड़ देता है। अब आपने क्या देखा होगा, बहुत सी बार कुत्ते ने आपकी गाड़ी पे क्या कर दिया, टॉयलेट कर दिया। अब आप कहीं से निकल के गए और आपकी गाड़ी के पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं। कुत्ते आपकी गाड़ी के पीछे नहीं पड़ रहे हैं, उनको उस टेस्टोस्टेरोन की बदबू आ रही है जो दूसरे कुत्ते का है। और कुत्ते ये कभी नहीं चाहते कि मेरे क्षेत्र में, मेरे एरिया में कोई दूसरा कुत्ता है, इस वजह से वो आपके पीछे पड़ जाते हैं। तो इससे मूत्र का जो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बदबू बढ़ जाती है, और ये हमारे जो शुक्राणु है उनको उत्पन्न करने में हमारी सहायता करता है। अब उसके बाद आते हैं फीमेल फीमेल हार्मोन। एस्ट्रोजन क्या होता है? तो देखिए इसमें 3 हार्मोन होते हैं फीमेल्स में, जो जनन ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है, जो एस्ट्रोइड के बने होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। अब तीनों का अलग अलग काम है। एस्ट्रोजन क्या करता है, एमसी साइकिल अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या करता है, नियंत्रित रखता है वो। ठीक है, कब ओवम बाहर निकालना है, कब अंडा बनेगा, कब ओवम को बाहर निकालना है, ये सारा काम कौन देखता है, एस्ट्रोजन देखते हैं। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन रक्षा। अब यहाँ पे मैं रक्षा लिखा हुआ है, तो भाई किसकी रक्षा करेगा ये? तो प्रोजेस्टेरोन जब भी मादा गर्भवती होती है तो वहां पे उसकी क्या करता है, गर्भ की रक्षा करता है, मतलब उस अंदर पल रहे बच्चे की रक्षा करता है कौन, प्रोजेस्टेरोन। कैसे करता है? अब मान लीजिए अगर प्रोजेस्टेरोन ठीक ठाक है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसका स्तर लेवल है, मतलब इसका लेवल पर है इसका स्तर, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये कम हो जाता है तो बच्चा कम समय में पैदा हो जाता है। जैसे 7 महीने में, 8 महीने में बच्चा क्या होता है, पैदा हो जाता है। वो किसकी कमी से होता है, प्रोजेस्टेरोन की वजह से। और जब कम उम्र में, कम महीने में अगर बच्चा पैदा होगा, 8 महीने में या 7 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है, तो फिर क्या होगा आप खुद जानते हैं, या तो दिमाग से कमजोर होगा, या शारीरिक अक्षमताएं उसमें आएंगी। तो बहुत सारी चीजें, या फिर आपको बहुत समय तक उसको मशीन वगैरह में रखना पड़ेगा, और आपने देखा भी होगा। उसके बाद में रिलैक्सिन हार्मोन। अब देखिए आजकल जो डॉक्टर है ना, रिलैक्सिन हार्मोन, तो सबसे पहले देख लीजिए हमारे नॉर्मल डिलीवरी करवाने में रिलैक्सिन हार्मोन का बहुत बड़ा योगदान होता है। नॉर्मल डिलीवरी करवाने में रिलैक्सिन का बहुत बड़ा योगदान होता है। कहाँ से होती है? तो हमारे बच्चा किससे जुड़ा होता है, प्लेसेंटा से। तो जिस समय ये क्या करता है, रिलैक्सिन हार्मोन जब डिलीवरी में दर्द उत्पन्न करने का काम ये करता है। जब प्रसव पीड़ा जब होती है, तो प्रसव पीड़ा किसकी वजह से, रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से होती है। तो ये प्लेसेंटा से स्रावित किया जाता है, और ये गर्भ पीड़ा को भी कम करता है। मतलब जो जब डिलीवरी के समय जो पीड़ा होती है ना, उस पीड़ा को भी कौन कम करता है, रिलैक्सिन हार्मोन। अब देखिए आजकल के डॉक्टर क्या कर रहे हैं, ये रिलैक्सिन अगर नॉर्मल डिलीवरी को भी यही प्रभावित करता है, अगर ये ठीक ठाक है तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन आजकल के डॉक्टर क्या करते हैं, एक पिल्स आती है, पिल्स दे देते हैं और बोल देते हैं कि ये पिल्स आपको डेली खानी है। क्या करते हैं वो, इस रिलैक्सिन हार्मोन को बनने ही नहीं देते। क्यों नहीं बनने देते? क्योंकि उनको पता है कि जब 8 महीने से हमारे पास आ रहा है, मतलब बच्चा जब से भ्रूण बना है तब से हमारे पास आ रहा है, तो डिलीवरी होगी तब भी हमारे पास आएगा, कमाई भी हमारी होगी। तो ये डॉक्टरों का काम चल रहा है भी, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए इन चीजों का और देखते रहें। अब उसके बाद में आगे बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की, अर्थात पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। तो ये कहाँ स्थित होती है, हमारे सिर में स्थित होती है, ब्रेन के बेस अर्थात ब्रेन के आधार में स्थित होती है, ब्रेन के मतलब नीचे इधर की साइड में थोड़े, वहां पे ये क्या होती है, स्थित होती है। इसका भार 0.6 ग्राम होता है। क्या होता है, 0.6 ग्राम होता है। अब बॉडी कंट्रोल करती है, हमारी बॉडी को कंट्रोल कैसे करती है, हमारी सभी ग्रंथियों को क्या करती है, पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करती है। हमारी सभी ग्रंथियों को पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करती है। जब हमारी सभी ग्रंथियों को पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करेगी, तो ऑब्वियसली बात है कि पूरी शरीर को कंट्रोल कर रही है, क्योंकि हमारी सभी ग्रंथियां अलग अलग कार्य कर रही होती है ना। तो उन सभी ग्रंथियां अलग अलग, हमारी सभी ग्रंथियां कार्य कर रही होती है, तो वो किसके नियंत्रण में होती है, पीयूष के नियंत्रण में। अब पूरी ग्रंथियों से तो हमारे शरीर माने उपापचय क्रियाएं, सारी क्रियाएं चलती रहती है। तो मास्टर ग्लैंड कौन हुई, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। फिर इस इसकी ये मास्टर ग्रंथि अर्थात ये बाप है, फिर दादा कौन है, हाइपोथैलेमस। कौन है, हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस के बाप है। तो क्योंकि वो क्या करता है, ये हाइपोथैलेमस इस पीयूष ग्रंथि के ऊपर नियंत्रण रखता है कि ओ हेलो, इधर मैं हूँ, मैं भी खड़ा हूँ इधर, मेरे ऊपर भी ध्यान दे। आप लिखते चलिएगा इन सबको, ठीक है बच्चों, आप लिखते चलिएगा, जो भी नए स्टूडेंट हो सब्सक्राइब करते चलिएगा चैनल को। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को, अर्थात ये अगर बाप है तो ये दादा है, और इसका भी परदादा कौन है, माइंड, जो हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अब इसका बाहर ये बॉडी को कंट्रोल करती है मास्टर ग्लैंड, इसको कहा जाता है, इसको कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। अब आगे देखिए, इससे कुछ जो मुख्य हार्मोन है उनका स्त्रवण होता है, वो कौन कौन से, तो टीएचएस। टीएचएस हार्मोन क्या होता है, तो देख लीजिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये क्या करता है, हमारे शरीर में थायरोक्सिन बनाने के लिए हमारे शरीर को, हाँ मतलब ग्रंथि को उत्प्रेरित करता है। ये कहाँ से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से। उसके बाद में एसटीएच, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, वृद्धि को नियंत्रण करता है, हमारी वृद्धि को नियंत्रण करता है। आपने द ग्रेट खली को देखा होगा, कैसा शरीर है उसका, ऐसा शरीर है। इसकी प्रॉब्लम है उसमें सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की, इसकी वजह से उसकी वृद्धि नियंत्रण नहीं हुई और अधिक हो गया, तो क्या हो, उसकी वृद्धि बहुत ज्यादा हो गई, तो ये इसकी वजह से होता है। एलटीएच हार्मोन, लैक्टोजेनिक ट्रोपिक हार्मोन। अब हमारे हमारे क्या मतलब, जो मादाएं होती है, मादा कौन, मादा जंतुओं में गाय होती है, भैंस होती है, मनुष्य में मादा होती है। तो इन सब में दूध का निर्माण कौन करता है, एलटीएच, लैक्टोजेनिक ट्रोपिक हार्मोन। तो ये क्या करता है, दूध का निर्माण करता है। अब ये दूध का निर्माण तो इसने कर दिया, लेकिन जब आप कभी अगर आपने दूध निकाला हो थन से, गाय के थन से, तो कितना टाइट निकलता है, बहुत टाइट निकलता है। अब इतना टाइट दूध निकलता है, तो फिर जब एक दिन का वो भैंस का बच्चा या गाय का बच्चा होता है, वो कैसे दूध पीता होगा, सोचा कभी, नहीं सोचा। तो दूध का निर्माण कौन कर रहा है, लैक्टोजेनिक ट्रोपिक हार्मोन, ये कर रहा है दूध का निर्माण। लेकिन दूध के स्त्रवण में कौन सहायता करता है, ऑक्सीटोसिन। यहाँ पे 3 लिखे, इधर से मैंने लाइन डाल के तो लिखा हुआ। तो ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, दूध के स्त्रवण में सहायता प्रदान करता है। वरना आपने दूध निकाला होगा, इतना टाइट दूध निकलता है, लेकिन जो बच्चा होता है एक दिन का बच्चा, क्योंकि 1-2 घंटे जैसे वो पैदा होता है, पैदा होने के 1-2 घंटे बाद में उसको दूध पिलाने लग जाता है, तो दूध कैसे पिएगा वो। तो इस ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जब बच्चा दूध पीता है, और क्या होता है, दूध का स्त्रवण होता है। फिर उसके बाद में आता है वेसोप्रेसिन हार्मोन, ये क्या करता है, मूत्र की सांद्रता को देखता है। कैसे, अगर ये वेसोप्रेसिन अगर अधिक हो गया तो क्या होगा, मूत्र गाढ़ा हो जाएगा। वेसोप्रेसिन अगर कम ही हो गया, अगर कम हो गया तो मूत्र पतला हो जाएगा, और अधिकतम बॉडी का जितना भी पानी है वो क्या होगा, मूत्र के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो आप इसको लिख लीजिए एक बार, फिर आगे की बात करते हैं अपन।